सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं वर्णों के बारे में। पाठ 2 वर्ण विचार। तो चलिए पढ़ते हैं। बोलते समय हम मुख से कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। उच्चारित ध्वनियों को जब लिपिबद्ध किया जाता है तो ये ध्वनियां वर्ण का रूप ले लेती हैं। तो बच्चों, हम जब भी हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से कुछ आवाजें निकलती हैं, कुछ ध्वनियां निकलती हैं, और जब उनको लिखित रूप प्रदान किया जाता है, उनको लिपिबद्ध किया जाता है, यानी कि लिपि के अनुसार उनके जब चिन्ह निर्धारित कर दिए जाते हैं तो ये ध्वनियां ही वर्ण बन जाती है। जैसे उदाहरण है मा जमा अ बराबर मा, मा जमा ऊ जमा झ जमा ए मुझे, द जमा ऊ जमा ध जमा अ दूध, द जमा ए जमा दे द जमा ओ दो। तो क्या हो गया? द जमा ए दे और द जमा ओ दो। ठीक है, तो ये सारी ध्वनियां हैं। इस वाक्य में के मां शब्द में दो, मुझे में 4, दूध में 4, दे में 2 तथा दो में 2 ध्वनियां हैं। लिखित रूप में होने पर ये ध्वनियां ही वर्ण है, इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। अतः वर्ण वे ध्वनि चिन्ह है जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हमने पढ़ा कि किस प्रकार से माँ, मुझे, दूध और दो में ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। माँ में 2 ध्वनियां, मुझे में 4 ध्वनियां, दूध में 4 ध्वनियां, दे और दो में 2-2 ध्वनियां आई हैं। यानी कि मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां जब लिखित रूप में आ जाती हैं उनको ही वर्ण कहा जाता है। ये सबसे छोटी इकाई है, टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, अब है प्रत्येक भाषा के वर्ण होते हैं। जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो पहले उसके वर्ण सीखते हैं। प्रत्येक भाषा के वर्णों का एक निश्चित और व्यवस्थित क्रम उस भाषा की वर्णमाला कहलाता है। जैसे ABCD क्रम में लिखे वर्ण अंग्रेजी की वर्णमाला है। इस प्रकार तो हर भाषा के अपने अलग अलग वर्ण होते हैं बच्चों। तो हमें कोई भी भाषा जब सीखनी होती है तो सबसे पहले हमें उस भाषा के वर्णों को सीखना होता है। और क्या होता है उससे, जब हम भाषा के वर्णों को सीख लेते हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि वो किस क्रम में लगे हैं, किस निश्चित क्रम में वो व्यवस्थित किए गए हैं। तो वर्णमाला वर्णों के निश्चित क्रम की व्यवस्था को कहते हैं। जैसे कि फूल की माला हम देखते हैं, फूल एक क्रम से परोए गए होते हैं। ऐसी वर्णों को जब क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो वो वर्णमाला कहलाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में ABCD क्रम से वर्ण लिखे होते हैं। ऐसे हिंदी में अ इ ई उस क्रम से वर्ण लिखे होते हैं। तो परिभाषा है, वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी, हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उसमें 52 वर्ण है। कितने वर्ण है? 52 वर्ण है। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। जिस प्रकार से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, जिस प्रकार से इनका प्रयोग होता है, उस आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो चलिए एक एक कर पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती वे स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। तो वर्ण, जो स्वर वर्ण होते हैं हमारे, ऐसे वर्ण होते हैं अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इनको उच्चारित करते समय हमें अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी कि ये अपने आप में स्वतंत्र इकाई हैं। हिंदी में, हमारी हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। अ, इ, उ, री, ए, आई, ओ और औ। स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। बच्चों, जब भी हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो उनके उच्चारण में जितना समय लगता है उसी हिसाब से यहाँ पर भेद किए गए हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो इसी आधार पर 3 भेद हैं। सबसे पहले आते हैं हर्ष स्वर। हर्ष का अर्थ होता है छोटा, या फिर हम कह सकते हैं कम। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है।
ये चार है अ ई उ री, तो ये चार होते हैं हमारे हर्ष स्वर। फिर आते हैं दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है, यानी कि दुगुने समय में ये बोले जाते हैं। जितना हर्ष स्वर में समय लग रहा है उससे 2 गुना समय इनमें के उच्चारण में लगेगा। ये दीर्घ, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 है, आ ई उ ए आई ओ और औ। अब आता है प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से तिगुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है इनके उच्चारण में, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इन्हें लिखते समय स्वर के आगे लिख दिया जाता है जिसका आशय होता है तिगुना समय, जैसे ओम। तो एक तीन का निशान बना दिया जाता है जब भी हम इनको लिखते हैं प्लुत स्वर को। ओम, जैसे आपको ओम में लिखा हुआ दिख रहा है, राम, ऐसे करके। लेकिन इनका प्रयोग बहुत कम होता है, हिंदी में तो ये ना के बराबर ही है। हमारी जो संस्कृत भाषा है उनमें इनका प्रयोग होता है। प्राय 3 का आजकल प्रयोग नहीं होता। जब किसी दूर खड़े व्यक्ति को आवाज लगाकर बुलाते हैं तब इसका प्रयोग होता है, जैसे ओम, राम आदि, मतलब आवाज लगाकर संबोधन के लिए इनका प्रयोग होता है। अब आता है स्वरों की मात्राएं। जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर प्रयुक्त होते हैं तब इनका स्वरूप बदल जाता है। ये बदला हुआ स्वरूप ही स्वरों की मात्राएं कहलाता है। बच्चों, स्वर का जो प्रयोग होता है 2 तरीके से होता है। एक तो ये अपने ही मूल रूप में प्रयोग होते हैं और दूसरा ये व्यंजनों के साथ मिलकर प्रयोग होते हैं। तो जब भी हम इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ करते हैं, व्यंजन वर्णों के साथ करते हैं, तब ये अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। इनका जो बदला हुआ रूप है वही मात्रा कहलाता है। तो यहाँ पर मात्रा दी गई है, स्वर, मात्रा और उनके उदाहरण दिए गए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कौन सी स्वर की कौन सी मात्रा होती है, किस प्रकार से हम उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पहली लाइन में लिखे हैं स्वर, फिर मात्रा और फिर उदाहरण। तो अस्वर, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती बच्चों। जितने भी हमारे व्यंजन है, अगर हमें उनका उच्चारण करना है तो सभी व्यंजन वर्णों के साथ आ ध्वनि जुड़ी रहती है। ठीक है, अगर आ नहीं जुड़ा होगा तो हमें हलंत के साथ उनको लिखना पड़ता है, जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं नीचे एक छोटी सी रेखा खींचकर। और जब आ जुड़ जाता है तो ये इस प्रकार से हो जाते हैं। तो जैसे उदाहरण है मन, आ की मात्रा इस प्रकार से होती है, माला इसका उदाहरण हो गया। ई की मात्रा इस प्रकार से होती है, मिल इसका उदाहरण है। ई की मात्रा इस प्रकार से लगेगी। और मील, मील खींचकर बोलना पड़ता है जो बड़े वाले होते हैं हमारे। ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, मुख इसका उदाहरण है। ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, मूली इसका उदाहरण है। री की मात्रा वर्णों के नीचे लगती है और मृग इसका उदाहरण है। ए की मात्रा बच्चों देखिए इस प्रकार की होगी और मेला इसका उदाहरण है। आई की मात्रा इस प्रकार से होती है और मैला इसका उदाहरण है। ओ की मात्रा इस प्रकार से होती है और मोटा इसका उदाहरण हो गया। और औ की मात्रा इस प्रकार से होती है और मौन इसका उदाहरण है। जिस भी व्यंजन वर्ण के साथ स्वर जुड़ते हैं उन व्यंजन वर्णों के साथ आपको वही ध्वनि सुनाई देगी जो कि स्वर की होती है। जैसे हमने यहाँ पर देखा माला, माँ के साथ आ की ध्वनि, मिल ई की ध्वनि, मील ई की ध्वनि, तो इस प्रकार से सुनाई देती है। आ की कोई मात्रा नहीं होती परंतु आ की सहायता से सभी व्यंजन बोले जाते हैं। अगर आ स्वर ना जुड़ा हो ना व्यंजनों के साथ तो हम उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे। आ रहित व्यंजन हलंत लगाकर लिखा जाता है। ठीक है, अभी बताया था मैंने, जो आपको हल चिन्ह कह सकते हैं, हलंत कह सकते हैं। आ रहित व्यंजन इस प्रकार से होते हैं, क च ट त या। और आ सहित व्यंजन क च ट त और या। इसके बाद हमारे आते हैं अयोग वह। अयोग वह हिंदी भाषा में प्रयुक्त निम्नलिखित वर्ण अयोग वह कहलाते हैं। बच्चों, इनको अयोग वह इसलिए कहा जाता है ना तो ये स्वर है और ना ही व्यंजन है। ठीक है, तो अयोग वह हमारे जो वर्ण है वो है अनुस्वार यानी कि अंग, अनुनासिक चंद्र बिंदु अ और विसर्ग अह, ये हमारे क्या है अयोग वह है। वर्णमाला में ये स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। ये ना स्वर है ना व्यंजन, इसलिए इन्हें अयोग वह कहते हैं। तो इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं कि क्या क्या है, किस प्रकार से उच्चारण होता है। तो सबसे पहले आते हैं अनुस्वार। इस ध्वनि का उच्चारण केवल नाक से होता है। मतलब हमारे जो जब हम अनुस्वार को बोलते हैं, अनुस्वार वाले शब्दों को बोलते हैं तो हमारी जो वायु है वो नाक से निकलती है। इसका उच्चारण न या म के समान होता है, न म होता है। इसका चिन्ह बिंदु है। प्रत्येक वर्ण का 5वां वर्ण अनुस्वार होता है। तो यहाँ पर बच्चों वर्ण नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वर्ग। इसको सही कर लेते हैं, वर्ग। हम अभी व्यंजन में पढ़ेंगे वर्ग क्या होते हैं। ठीक है,
वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार होता है। उदाहरण है जैसे गंगा, चंचल, ठंडा, ठंडा, धंधा, पंप आदि। अब आते हैं अनुनासिक, जिस स्वर के उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है और थोड़ी सी गर्मी होती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है, ऊष्मा सी पैदा हो जाती है उसमें। इसमें स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे आंख, चांद, मांग, तांगा आदि इसके उदाहरण हो गए। अब आता है विसर्ग, इसका उच्चारण हल्के ह के समान होता है। इसके चिन्ह दो बिंदुओं के रूप में रहते हैं, जैसे प्रातः, अतः आदि। इनका प्रयोग ज्यादातर तत्सम शब्दों के साथ होता है। तत्सम शब्द जो कि संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आया, उनके साथ ज्यादातर प्रयोग होता है। अब आता है अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। इन दोनों का उच्चारण भिन्न है। अनुस्वार में हवा नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण पढ़ेंगे अनुस्वार और अनुनासिक के। हंस, हंसना, पंच, पांच, चंद्रमा और चांद। ठीक है, आप देख रहे हैं अंतर। अब हम पढ़ेंगे आगे व्यंजन वर्णों के बारे में कि व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। मुख, जिह्वा और हवा की स्थिति के आधार पर व्यंजनों के तीन भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। सबसे पहले हमारे आते हैं स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों को बोलते समय जिह्वा मुख के किसी ना किसी भाग को छूती या स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जब भी हम इनको बोलेंगे ना, तो आपके मुख में जो जिह्वा, ये जिह्वा यानी कि जीभ है, वो किसी ना किसी भाग को छुएगी, स्पर्श करेगी, इसीलिए इनका नाम स्पर्श व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में 25 स्पर्श व्यंजन है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया, तो 5 वर्गों में बांटा गया है और पांचों के नाम पहले वर्ण के आधार पर रखे गए हैं। तो सबसे पहले आते हैं क वर्ग, क्योंकि क से शुरू है, क, ख, ग, घ, अंगा। फिर आते हैं च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया। त वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। पवर्ग, प, फ, ब, भ, मा। तो ये हमारे 25 स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, आप इनको जब बोलोगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से हमारी जिह्वा अलग अलग स्थानों पर स्पर्श कर रही है। फिर आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। इन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के माध्यम से होता है। उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। तो ये हमारे बीच में स्थित होते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, जैसे य, आप बोल के देखिए तो जीभ कहीं पर भी स्पर्श नहीं करेगी, बीच में ही स्थित रहेगी। य, र, ल, व। हल्का सा ऊपर जाती है लेकिन स्पर्श नहीं करती। 4 है। अब आता है हमारे ऊष्म व्यंजन। इन वर्णों के उच्चारण में हवा रगड़ खाने से मुख में गर्मी ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये भी संख्या में 4 है। श, श, स, ह। मतलब जब भी हम ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, इनको बोलते हैं, तो हमारी जो जिह्वा है, हमारी जो जीभ है, हवा उस मुख के साथ, मतलब जब हमारे मुख से जो हवा निकलेगी, या फिर हम कह सकते हैं जीभ थोड़ी घर्षण के साथ बाहर आएगी, जिससे गर्मी सी पैदा हो जाएगी, तो इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे श, आप बोल के देखिए तो ऐसे लगता है गर्माई से निकल रही। श, श, स, ह, ऊष्म व्यंजन। फिर आते हैं बच्चों हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का अर्थ होता है जोड़। तो जो संयुक्त व्यंजन है, दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों को जोड़कर इनको बनाया गया है। जैसे का जमा श बराबर श बन गया, ता जमा र त्र बन गया, जा जमा इया ज्ञा बन गया और शा जमा रा श्र बन गया। इसके अतिरिक्त हिंदी में कुछ अन्य व्यंजनों के संयोग भी पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे हमारे और भी व्यंजन हैं जिनको मिलाकर संयुक्त व्यंजन बनते हैं और शब्दों की रचना होती है। लेकिन ये जो 4 हैं, ये मुख्य संयुक्त व्यंजन के नाम से ही जाने जाते हैं। जैसे का जमा या क्या हो गया और वाक्य इससे बन गया, गा जमा व गुव और इससे बनने वाला शब्द ग्वाला, दा जमा व द्वार बन गया, ना जमा या न्याय और उससे न्याय बन गया, टा जमा ठा टठ हो गया और इससे गट्ठर बन गया, खा जमा या ख्या हो गया और ख्याल से शब्द बन गया, पा जमा या पिय हो गया और प्यास इससे शब्द बना, दा जमा धा दिद हो गया और उद्धार इससे शब्द बना, का जमा ता
कत हो गया और भक्त इससे शब्द बनाए। ता जमा य त्य हो गया और त्याग इससे शब्द बनाए। दा जमा य द्य हो गया और विद्या इससे शब्द बनाए। हा जमा ना हन हो गया और चिन्ह इससे शब्द बनाए। ठीक है, अब हमारे आते हैं अगला जो प्रकरण है वो है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? जब एक व्यंजन अपने समान अन्य ध्वनि से जुड़ता है तो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। यानी कि द्वित्व व्यंजन में दोनों एक जैसे व्यंजन होते हैं। एक को आधा लिखा जाता है या हम कह सकते हैं उसके नीचे हलंत लगाकर लिखा जाता है और एक को पूरा लिखा जाता है। इसको हम स्वर रहित और स्वर सहित भी कह सकते हैं। एक में स्वर जुड़ा है और एक में स्वर नहीं जुड़ा। जैसे का जमा क हो गया और पक्का इससे शब्द बना। चा जमा च चिच हो गया और बच्चा इससे शब्द बना। जा जमा जिज हो गया और सज्जा इससे शब्द बना। टा जमा टट हो गया और लट्टू इससे शब्द बना। डा जमा ढ और लड्डू इससे शब्द बना है। ता जमा ता तत हो गया और पत्ता इससे शब्द बना है। दा जमा दद हो गया और गद्दा इससे शब्द बना है। ना जमा न निन हो गया, गन्ना इससे बनने वाला शब्द है। पा जमा पा पप हो गया और ठप्पा बना। बा जमा बब हो गया, गुब्बारा बना। और माँ जमा मम हो गया और हिम्मत बना। ला जमा लिल हो गया और तल्लीन इससे शब्द बना है। संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में अंतर। क्या अंतर है? जब अलग अलग वर्ण आपस में मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, मतलब अलग अलग व्यंजन। और जब समान यानी कि एक जैसे वर्ण आपस में मिलते हैं तो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे दिय संयुक्त व्यंजन का उदाहरण और तत् और च द्वित्व व्यंजन के उदाहरण हैं। अब है व्यंजन का व्यंजन से संयोग जब होता है। ठीक है, व्यंजन का व्यंजन से संयोग। स्वर रहित व्यंजन को व्यंजन से जोड़ने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम स्वर रहित व्यंजन को, यानी कि जिसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है और एक व्यंजन जिसमें स्वर जुड़ा हुआ है, उन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। वो बातें, जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई होती है उन्हें जोड़ने के लिए स्वर रहित खड़ी पाई वाले व्यंजन की पाई हटा देते हैं। जैसे खड़ी पाई वाले हैं तो खड़ी पाई जो स्वर रहित वाला आ रहा है ना, उसकी खड़ी पाई हटा देंगे। जैसे खा जमा य ख्याति, तो खा में खड़ी पाई थी तो इसको हटा दिया गया, क्योंकि अगर हलंत लगाया तो हटा देंगे। चा जमा चा, तो खड़ी पाई हटाई तो कच्चा बन गया। ना जमा ना और गन्ना बन गया। का और फा जब अन्य व्यंजनों के साथ मिलता है तो उनका रूप इस प्रकार से होता है। जब का और फा को जोड़ते हैं, जैसे का जमा का, तो इस प्रकार से होगा पक्का, फा जमाता रफ्तार। ठीक है, नीचे तक जो ये रेखा जा रही होती है इसको हटा देते हैं, बाकी ऐसे बन जाता है। बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन जैसे छ ट ठ ड ढ ह दा जब किसी व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनके नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है, तो इनके नीचे हलंत लगा देते हैं। जैसे दा जमा वा द्वार, ट जमा ठा लट्ठा, द जमा धा उद्धृत, हा जमा ना चिन्ह, दा जमा या विद्या और ढ जमा ढा गुड्डा। तो यानी कि इनमें खड़ी पाई तो है नहीं जो आप हटा दोगे, तो हम इनको ही पूरे रूप में लिखते हैं और नीचे हलंत लगा देते हैं। इसका मतलब हो जाता है कि ये स्वर रहित व्यंजन है। ठीक है, रा का अन्य व्यंजनों से मेल इस प्रकार है। रा हमारा अलग ही अपने आप में विशेष व्यंजन है। जब ये अन्य व्यंजन वर्णों के साथ जुड़ता है तो इस प्रकार से इसका रूप रहता है। यदि रा स्वर रहित हो तो अपने से अगले व्यंजन के सिर पर लगता है, जैसे धर्म कर्म मर्माते। मतलब अगर उसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है रा में, तो वो जो उसके बाद वाला जो व्यंजन आ रहा होगा ना उसके ऊपर चढ़ जाएगा। इसको हम रैफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रैफ। जैसे आपको धर्म में, कर्म और मर्म में दिख रहा है। यदि रा से पूर्व व्यंजन स्वर रहित हो तो रा पूर्व व्यंजन के नीचे एक रेखा के रूप में लगता है, जैसे गा जमा रा ग्रह इससे बनने वाला शब्द है। दा जमा रा द्रव्य से बनने वाला शब्द। यानी कि रा में तो स्वर जुड़ा है लेकिन आगे वाले व्यंजन में स्वर नहीं जुड़ा, तो उसके नीचे क्या करते हैं, जो खड़ी पाई आ रही होती है उसके नीचे जुड़ जाता है। जैसे गा में आप देख रहे हो ग्रहम बन गया और दा में जुड़ रहा है, ये द्रव्य बन गया। अब स्वर रहित टा और ढा के साथ रा नीचे इस प्रकार लगता है। तो टा और ढा अगर स्वर रहित है तो उनके साथ रा जोड़ेंगे तो कैसे लगेगा? तो इसको बच्चों, ये जो दोनों रा है ना जो नीचे लग रहे हैं, उनको पदेन कहा जाता है, क्योंकि पैरों में लगते हैं पदेन। टा जमा रा ट्र हो गया और ट्रक इससे बनने वाला शब्द है। डा जमा र ड्र हो गया और ड्रामा इससे बनने वाले शब्द है, तो इस रूप में लगेगा। सा के साथ रा इस प्रकार से लगता है, स्र इस प्रकार से लगेगा। कुछ विशेष बातें भी हैं जिनका जानना जरूरी है, तो जानते हैं। व्यंजन
ण और ढ हिंदी की विशेष व्यंजन ध्वनियां हैं। इनके उच्चारण में जीभ को ऊपर उठाकर आगे की ओर उत्तिष्ठ फेंका उत्तिष्ठ किया जाता है, या फिर कह सकते हैं फेंका जाता है, इसीलिए इन्हें उत्तिष्ठ ध्वनियां भी कहते हैं। ण और ढणा का प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता, जैसे लड़ाई, चढ़ाई, पेड़, पढ़ाती। तो बच्चों ये दो ण और ण ये उत्तिष्ठ ध्वनियां है, क्योंकि इसमें जब हमारी जिह्वा जब आती है बाहर की तरफ तो ऐसा लगता है बाहर की तरफ फेंक रही हो। इनको हम अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं। ड और ढ में बिंदु लगाकर, नुक्ता लगाकर इनको बनाया गया है। कभी भी इन दोनों का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता, या तो बीच में होता है या फिर अंत में होता है। लड़ाई, चढ़ाई, पेड़ और पढ़े आदि इनके उदाहरण है। फिर आती है आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां अ, ज, फ दूसरी भाषा से हिंदी में आई ध्वनियां हैं। आ अंग्रेजी से आई ध्वनि है, इसकी मात्रा अ है, जैसे डॉक्टर, बॉल, कॉलेज आदि। तो बच्चों आगत ध्वनियां यानी कि जो दूसरी भाषा की ध्वनियां हमारी भाषा में आ गई हैं, जिससे अ ध्वनियां, ये अंग्रेजी भाषा की ध्वनियां और अंग्रेजी भाषा के शब्दों में इसका प्रयोग होता है। हमने देखा डॉक्टर, बॉल और कॉलेज में। और ज, फ ध्वनियां मुख्य रूप से अरबी फारसी की है, अरबी फारसी से आई है, जैसे मेज, इज्जत, लुत्फ, रफ्तार, फूल, अंग्रेजी आदि। तो इनका उच्चारण अरबी फारसी शब्दों में होता है। ये नुक्ता के रूप में लगती है, नीचे आपको ज और फ में दिख रही है। वर्णों के उच्चारण स्थान, मुख के जिस भाग से वर्ण बोला जाता है वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। जिस भी भाग से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं उसको उसका उच्चारण स्थान कहते हैं। बच्चों यहाँ पर वर्ण, स्थान और नाम दिया गया है कि किस वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है और उसको किस नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर वर्ण, स्थान और नाम। अ, आ, क, ख, ग, घ, ह ये कंठ के द्वारा बोले जाने वाले, कंठ से इनका उच्चारण होता है, इसलिए इनको कंठे कहा जाता है। ई, च, छ, ज, झ, य और श ये हमारी मूर्धा, यानी कि जब हम इनको बोलते हैं च, छ, ज, तो ये हमारी क्या है, ये मूर्धन्य, मूर्धन्य है। हमारी जो क्या है, जो हमारी जिह्वा है क्या करती है, वो ऊपर की तरफ स्पर्श कर रही है, तो ये मूर्धन्य है। फिर आएगा त, थ, द, ध, स ये हमारे दंत, दंतों के द्वारा, त बोलो, थ बोलो, हमारी जो जिह्वा है दांतों को छू रही है, तो ये दंते हैं। उ, प, फ, ब, भ, ब ये होठ, यानी कि इनको बोलते हुए हमारे जो होठों हैं उनमें परिवर्तन आता है, होठ आपस में मिलते हैं, तो इनको ओष्ठ्य कहा जाता है। फिर ए, आई कंठ और ओष्ठ दोनों के द्वारा बोले जाते हैं, कंठ से आवाज निकल रही है और होठ आपस में मिल रहे, ए, आई, तो इनको कंठोष्ठ्य कहा जाता है। फिर व, यहाँ पर दांत और होठ आपस में मिलते हैं, व बोल के देखिए किस प्रकार से होठ दांतों को टच करते हैं, तो ये दंत ओष्ठ्य हो गए। अंग, अंगा, इया, ना, ना, मा ये नासिका के द्वारा बोले जाने वाले व्यंजन है, इसलिए इनको नासिक्य कहा जाता है। यहाँ पर ट, ठ, ढ, ढ नहीं है, ट, ठ, ड, ढ वो बच्चों हमारे व्यंजन ट, ठ, ड, ढ जो होते हैं वो तालव्य कहलाते हैं, ट, ठ, ड, ढ। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमने अभी तालिका पढ़ी थी इसमें कुछ गलती है, उसको हम सही करेंगे। जो यहाँ पर आपने पढ़ा था ना, ई, च, छ, ज, झ, य, श, तो यहाँ पर श ये सारे हमारे मूर्धा नहीं, ये तालु के द्वारा बोले जाने वाले व्यंजन है, तालु, और इनको तालव्य कहते हैं, तालव्य। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमारे कुछ यहाँ पर व्यंजनों की एक पंक्ति गायब है, उसको हम लिख लेंगे ट, ठ, ड, ढ। ये जो हमारे चार वर्ण है ना, ये हमारी मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा क्या होती है बच्चों, मूर्धा के द्वारा बोले जाते हैं, यानी कि हमारी जो जिह्वा है मूर्धा को छूती है। मूर्धा यानी कि दांतों के ऊपर वाला भाग, मूर्धा बोल के देखिए ट, ठ, ड, ढ, और ये तालु को छूते हैं, जैसे च, छ हमारी जो जिह्वा है ऊपर वाले तालु को, जीभ के जो ऊपर वाला भाग है उसको तालु कहते हैं, उसको छूती है, तो ये तालव्य हो गए, और ये मूर्धा को छू रहे तो ये हो जाएंगे हमारे मूर्धन्य। ये है हमारे मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, इसको सही कर लेंगे यहाँ पर, बाकी सारा सही है। ठीक है, अब अगला है हमारा उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। उच्चारण के आधार पर हमारे जो व्यंजनों के भेद है उनको हम पढ़ेंगे।
उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के दो भेद किए गए हैं, जिसका आधार श्वास वायु की मात्रा है। यानी कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, हमारे मुख से जो श्वास निकलती है, वायु निकलती है, कितनी मात्रा में निकलती है। तो ये दो प्रकार के हमारे व्यंजन है। पहले हैं अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम हो। अल्प मतलब कम हो, जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो वायु कम मात्रा में निकलेगी, तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल व अल्प प्राण है। पहले किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा कैसे देखेंगे? जैसे कि हमारे ये वर्ग है, क वर्ग है, पहला तो क हो गया, ग हो गया, पहला, तीसरा और पांचवा अंगा हो गया। ये क्या होंगे? हमारे अल्प प्राण होंगे। और इसके अलावा य, र, ल व सभी वर्गों का च, ज और य, ऐसे हम देखते हैं कि कैसा पहला, पांचवा और तीसरा होगा। अब आता है अगला, कह रहे हैं ये महाप्राण। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा अधिक वेग से बाहर निकलती है, बहुत तेजी के साथ वायु बाहर निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण तथा श, श, स, ह महाप्राण है। तो पहला, दूसरा और चौथा कौन सा हो गया? दूसरा, चौथा यहाँ पर हम देखेंगे वर्ग के हिसाब से ही, ख और घ, छ और झ। ठीक है, ये सारे हमारे महाप्राण में आएंगे। इसके अलावा श, कौन सा? श, क्या क्या बोला था इन्होंने? श, श, स, ह, ये हमारे महाप्राण है। हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा है, एक बार दोहरा लेते हैं। दोहराए में से क्या कह रहे हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 3 आगत ध्वनियां होती हैं। स्वरों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है। आगे, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, अयोगवाह है। व्यंजनों को व्यंजनों से जोड़ने के विशेष नियम होते हैं। ण से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता, ये शब्दों के बीच में या फिर बाद में आते हैं। करते हैं अभ्यास कार्य। पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो चलिए लगाते हैं। स्वर कितने होते हैं? 9, 10, 11 या फिर 13। तो यहाँ पर 11। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ग दीर्घ नहीं है? ई, ए, उ, ओ। तो यहाँ पर उ नहीं है। सही क्रम किसका है? श, श, स, ह, श, स, स, ह या फिर ये वाला या फिर ये वाला। तो क्या आता है हमारा? श, श, स, ह, ये वाला सही है। कौन सी ध्वनि आगत नहीं है? अ, ज, ला फिर फ। तो यहाँ पर ला नहीं है। कौन सा शब्द ठीक नहीं है? तो यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या फिर नंबर 4। तो नंबर 1 सही नहीं है। कौन सा शब्द संयुक्त व्यंजन के प्रयोग वाला नहीं है? क्षत्रिय, पत्र, किताब, ज्ञानी। तो यहाँ पर किताब नहीं है। नेक्स्ट है, सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। करते हैं। श, श, स, ह अंतस्थ व्यंजन है, गलत। ऊष्म व्यंजन है। च, श, ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, तो ये सही है। हिंदी की लिपि रोमन है, गलत। नेक्स्ट है अ, ई, उ ह्रस्व स्वर है, बिल्कुल सही। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं, गलत। 2 भेद हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थान के सामने लिखिए। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले हमारा क है, जो कि हमारा कंठ्य है। फिर आएगा च। च बच्चों यहाँ पर फिर से मूर्धन्य लिखा है, मूर्धन्य नहीं, यहाँ पर तालव्य लिख लेंगे। तालव्य है ये, तालव्य व्यंजन है, तो यहाँ पर च आ जाएगा। फिर आएगा या भी यहीं आएगा। त, त दंत्य है, इसमें लिख देंगे। था भी दंत्य है, इधर लिख देंगे। फिर है ई आएगा हमारा मूर्धन्य वाले में, नहीं तालव्य वाले में, ठीक है। फिर आ, कंठ्य, श, तालव्य, श। फिर है ग, कंठ्य, छ, ये इसमें आ जाएगा तालव्य में। नेक्स्ट है ध और द, ये दोनों दंत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्वरों को उनके उचित स्थान पर लिखिए। तो चलिए करते हैं। ह्रस्व स्वर हमारे, ह्रस्व स्वर है अ, दीर्घ स्वर है आ, ई इधर आएगा, बड़ी ई इधर आएगा,
ऊ ऊपर आएगा और ए नीचे आएगा, री ऊपर आएगा और ओ नीचे आएगा। ये हो गया। फिर है निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन किन किन वर्णों के योग से बने हैं? तो हमारा जो श बना है, क और श इन दोनों को मिलाकर बना है। त्र बना है त और रा को मिलाकर। फिर कत, कत बना है क और ता को मिलाकर, और प्य बना है प और या को मिलाकर। ये हो गया। फिर है अगला ज्ञ, ज्ञ किसको मिलाकर बना है बच्चों? ज और इया को मिलाकर। च और छ। फिर श्र बना है श और र को मिलाकर, ठीक है। और प्र ये बना है हमारा प और र को मिलाकर। ये हो गया। नेक्स्ट है कोष्टक में दिए गए उचित शब्द द्वारा वाक्यों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए वाक्यों की पूर्ति करते हैं। दीर्घ स्वर रिक्त स्थान है 7 4 5, तो दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं। नेक्स्ट है व्यंजन के साथ स्वर रिक्त स्थान के रूप में जुड़ते हैं मात्रा स्वतंत्र शब्द, तो मात्रा के रूप में जुड़ते हैं ये। नेक्स्ट है रिक्त स्थान स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तो ह्रस्व में कम समय लगता है बच्चों, ह्रस्व के उच्चारण में ह्रस्व लिख देंगे। वर्णों के समूह को रिक्त स्थान कहते हैं, शब्द वर्णमाला वाक्य तो वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो बनाते हैं शब्द। पहला ही हमारा प जमा य जमा आ जमा स जमा आ क्या बन गया? प्यास। प्यास। प जमा री जमा थ जमा व जमा ई पृथ्वी। श जमा व जमा आ जमा स जमा आ श्वास। क जमा र जमा ओ जमा ध जमा अ क्रोध। व जमा ई जमा श जमा ण जमा उ विष्णु। व जमा री जमा क जमा श जमा आ वृक्ष। ये बन गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध मानक रूप लिखिए। तो चलिए लिखते हैं चाहिए, तो चाहिए ऐसे होगा। गंगा ऐसे लिखा जाता है। अब चंचल, चंचल कैसे? ऐसे चंचल। हिंदी कैसे लिखते हैं? ऐसे। परतंत्र, पर तंत्र। पंप ऐसे लिखेंगे। मंजन ऐसे, मंजन, ठीक है, ये बिंदु है। जाए, गए ऐसे लिखा जाता है। संपादक, संपादक कैसे लिखते हैं? संपादक। कंठ और पंच ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे, कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से वर्णों के बारे में जाना कि वर्ण किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, किस प्रकार से उच्चारण होता है, सभी बातें हमने बहुत अच्छे से समझकर पढ़ी हैं। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।